जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी आज की बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश भूल गया भारत का बलिदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया ट्वीट 1971 की जीत पर, तो बौखला गया यूनिस सरकार का अधिकारी। दोस्तों, भारत को लेकर दे दिया ऐसा बयान कि हर भारतीयों का खौल जाएगा खून। बताएंगे कैसे। विजय दिवस के दिन भारत के स्ट्रगल को जीरो बता दिया है दोस्तों इस बांग्लादेशी यूनुस के अधिकारी ने। दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे अब भारत चीन के रिश्तों की होगी नई शुरुआत। विभिन्न मुद्दों पर वार्ता करने बीजिंग पहुंचे से अजीत डोभाल जी। तो उधर जिस पाकिस्तान से दोस्ती के दावे करता था चाइना, उसी को वीजा फ्री देशों की लिस्ट से कर दिया बाहर। दोस्तों, शहबाज शरीफ को दिन दहाड़े दे दिया बहुत बड़ा और तगड़ा वाला झटका, जिसके बाद चांद तारे दिन में ही दिखा दिए शहबाज को जिनपिंग ने। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं अब पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर बांग्लादेश भूल गया भारत का बलिदान। 1971 की जीत पर पीएम मोदी ने किया था ट्वीट, तो यूनिस सरकार के अधिकारी बौखलाते हुए कह दिया जंग जारी रखनी पड़ेगी भारत से। दरअसल विजय दिवस पर एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया 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 नहीं बल्कि एंटी इंडिया नारे लगाकर मोदी की बात से मिर्ची लगते हुए कह दिया कि अगर भारत नहीं लड़ता तो क्या होता। दोस्तों, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत इस जीत में सिर्फ एक सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की याद में मनाया जाता है। भारत की ऐतिहासिक जीत के कारण बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 1971 की ऐतिहासिक जीत में भारतीय सैनिकों के योगदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था। आसिफ नजरुल ने उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट अटैच करते हुए सोमवार को बंगाली में फेसबुक पर लिखा कि मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का विजय दिवस है, ना कि भारत का। भारत इस जीत में केवल एक सहयोगी था, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं था। जिनको नहीं पता उनको बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा था 1971 विजय दिवस को लेकर। मोदी जी ने लिखा था कि आज विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने देश की रक्षा की। उन्होंने कहा कि ये दिन उनकी असाधारण वीरता और उनकी अडिग भावना को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से अंतर्निहित होगा। ऐसे में दोस्तों, यही बात इस यूनुस के अधिकारी को लग गई दोस्तों। उसने कह दिया कि 1971 की जंग भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच हुई थी और इसमें सिर्फ भारत एक सहयोगी था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि ये विजय दिवस मात्र बांग्लादेश के लिए विजय दिवस है, ना कि भारत के लिए। ऐसे में दोस्तों, ये बिल्कुल सही कहावत बैठती नजर आ रही है बांग्लादेशी इस अधिकारी पर, बांग्लादेश के यूनुस सरकार पर कि पकी पकाई खिचड़ी मिल गई है। तो क्या जाने खिचड़ी को पकाने में कितने मौन मेहनत लगी है, और एक शब्द निकाल कर कह दिया कि इस जंग में भारत का कोई रोल नहीं है। ऐसे में इस एहसान फरोश बांग्लादेश के यूनुस सरकार को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है? क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग जिन्होंने भारत की मेहनत को, भारत के स्ट्रगल को जीरो करार दिया है? ऐसे में देखते हैं दोस्तों भारत की जनता की क्या राय होने वाली है। लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हर किसी को पता चल सके मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में कैसे भारत को लेकर व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए सामने लाइक का बटन है तो प्रेस कर दीजिएगा। आपके लिए एक सेकंड का भी काम नहीं है, लेकिन हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अब भारत चीन के रिश्तों की होगी नई शुरुआत। विभिन्न मुद्दों पर वार्ता करने बीजिंग पहुंचे से अजीत डोभाल जी। जी हां, भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। एक महीने पहले रियो डी जेनेरियो में G20 की बैठक से इतर हुई प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक ने दोनों देशों के बीच 4 वर्षों से जारी तनाव को काफी हद तक कम कर दिया था। इसके बाद भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। अब इसी कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बुधवार को होने वाली भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लेने के लिए मंगलवार को बीजिंग पहुंचे। इस वार्ता का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से अधिक समय तक प्रभावित रहे द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना है। डोभाल अपने चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधियों यानी SR की 23वें दौरे की वार्ता करेंगे। इस दौरान पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी और गश्त को लेकर दोनों देशों के बीच 21 अक्टूबर को हुए समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट अजीत डोभाल जी कहना मत भूलिएगा आप लोग।
लोग। हम देख रहे हैं दोस्तों कमेंट करने में आप लोग काफी ज्यादा कंजूसी दिखा रहे हैं, ऐसे में कृपया करके, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर दोनों तरफ से हो तो बहुत बेहतर फील होता है, इसीलिए कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही साथ आपको बता दें, जिस पाकिस्तान से दोस्ती के दावे करता है चाइना, उसी को वीजा फ्री देशों की लिस्ट से कर दिया बाहर। आखिर क्या भारत का नाम है इसमें, आपको बता दें चीन ने अपनी वीजा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी में छूट दी है और अब यात्री 10 दिन यहां रुक सकते हैं। नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी NIA ने 54 देशों के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की है। इन देशों के नागरिकों को 240 घंटे यानी 10 दिनों तक देश में रहने की अनुमति है। पहले यह लिमिट 72 घंटे यानी सिर्फ 3 दिन के लिए ही था। 54 देशों की इस लिस्ट में चीन ने अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान को शामिल नहीं किया। एशिया के 6 देश इस लिस्ट में, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं है। दोस्तों चीन के स्टेट काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इन 54 देशों के नागरिक 54 प्रांतों के 60 ओपन पोर्ट्स के जरिए वीजा के बगैर प्रवेश कर सकते हैं। वो इन इलाकों में 240 घंटों के लिए यानी 10 दिन के लिए रुक सकते हैं। पहले सिर्फ 39 ओपन पोर्ट्स के जरिए चीन में प्रवेश की अनुमति थी। अब इसमें 21 पोर्ट्स और शामिल कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 54 देशों की लिस्ट में US, ब्रिटेन, कनाडा, रशिया और ब्राजील जैसे देशों का नाम है, लेकिन पाकिस्तान और भारत का नाम नहीं है। अगर आपको इसके मकसद की बात करें, क्यों ऐसा फैसला लिया गया है, तो बता दें चीन ने अपने पर्यावरण को बढ़ावा देने के मकसद से यह फैसला लिया है। एशियाई देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन किन किन देशों के नाम है सारी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। साथ ही साथ वहीं आपको बता दें अगली खबर, जहां दुबई में पार्किंग को लेकर भिड़े हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, लेकिन कोर्ट ने दोनों में से एक व्यक्ति को देश से ही निकाल दिया बाहर। दोस्तों किस देश के व्यक्ति को निकाला है देश से बाहर, आपको बता दें दुबई एक ऐसा देश है जो सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। वहीं दुबई के अनोखे कानून भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जब मामूली से पार्किंग झगड़े के चलते 2 प्रवासियों को दुबई के सख्त कानूनों का सामना करना पड़ गया, जिसमें एक को देश को छोड़कर जाना पड़ गया। गल्फ न्यूज के मुताबिक ये मामला पिछले साल 8 फरवरी का है, जब दुबई के टेलीकॉम इलाके में पार्किंग को लेकर 2 लोगों के बीच मामूली बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो मारपीट में तब्दील हो गई। अब ऐसे में अदालत ने इसी मामले में पाकिस्तानी बुजुर्ग को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है और साथ में सजा पूरी होने के बाद उन्हें देश से बाहर निकाले जाने का भी आदेश दे दिया है। दोस्तों क्योंकि इस गर्मा गर्मी में गुस्से में आ गए इस पाकिस्तानी बुजुर्ग ने भारतीय व्यक्ति को जोर से धक्का दिया था। ऐसे में पूरी गलती इस पाकिस्तानी की थी। ऐसे में एक बार फिर भारतीय नागरिकों ने यह दिखा दिया है कि धैर्य का काम ही बहुत बेहतरीन होता है और आज इस सजा की वजह से पाकिस्तानियों का सर झुक चुका है। तो वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां रशिया की राजधानी मॉस्को में बड़ा ही बम ब्लास्ट, न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्स के चीफ की हुई मौत। व्लादिमीर पुतिन को लगा तगड़ा और बड़ा झटका दोस्तों, लेकिन किसने ली इस रशिया के परमाणु प्रमुख की हत्या की जिम्मेदारी, आपको बता दें रशिया के परमाणु चीफ और उनके सहायक की बम विस्फोट में हत्या करने की जिम्मेदारी यूक्रेन ने ली है। बता दें कि रशिया के वैज्ञानिक, परमाणु, जैविक और रासायनिक रक्षा बलों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की मंगलवार सुबह यहां एक आवासीय अपार्टमेंट ब्लॉक के पास बम विस्फोट में हत्या कर दी गई। इस दौरान उनका सहायक भी मारा गया। बताया जा रहा है कि एक स्कूटर में छिपकर विस्फोटक लाया गया था। रशिया के परमाणु प्रमुख की इसकी चपेट में आने से मौत हो गई। रशिया की जांच समिति ने यह जानकारी दी। तो वहीं रूस के परमाणु प्रमुख की हत्या के बाद राष्ट्रपति पुतिन के कार्यालय क्रेमलिन में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच यूक्रेन ने रूसी परमाणु चीफ की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने कहा कि इस हमले को सेवा ने अंजाम दिया है। इगोर किरिलोव जब अपने कार्यालय से निकल रहे थे उस दौरान विस्फोटक की चपेट में आ जाने से उनकी मौत हो गई, जिसने व्लादिमीर पुतिन को शॉक में डाल दिया दोस्तों। जिसके बाद माना जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन इसका बदला अवश्य लेकर रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं कुवैत का दौरा। क्यों अचानक जाना पड़ गया उनको कुवैत, यानी जाने वाले हैं कुवैत। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 22 दिसंबर को कुवैत की यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह दौरा न केवल ऐतिहासिक है बल्कि भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा देने वाला भी माना जा रहा है। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला कुवैत का दौरा होगा, जो दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर साझेदारी को और गहरा करने का अवसर प्रदान करेगा। ऐसे में दौरे की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो आपको बता दें ऊर्जा सहयोग, भारतीय प्रवासी समुदाय, क्षेत्रीय शांति पर साझेदारी और भी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर समझौते हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे में हैप्पी जर्नी पीएम मोदी जी कहना मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ बता दें फिर बढ़ने वाली है इमरान खान की मुश्किलें। लंबे समय बाद मिले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पिछले दिनों उनकी पार्टी PTI की ओर से इस्लामाबाद में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़, नुकसान और मौतों के मद्देनजर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बड़ी बैठक की। इस दौरान देश में प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य हाल ही में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ द्वारा इस्लामाबाद में किए गए विरोध प्रदर्शन भी था। तो वहीं आपको बता दें, पैसे बचाने के लिए श्रीलंकाई सरकार ने उठाया बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में की जाएगी कटौती। जी हां, श्रीलंका की सरकार ने वार्षिक बचत के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपतियों को प्रदान की जाने वाली अत्यधिक व्यक्तिगत सुरक्षा में कटौती करने का फैसला लिया है। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि पूर्व राष्ट्रपतियों को प्रदान की गई कार्मिक सुरक्षा 1 जनवरी से कम कर दी जाएगी। श्रीलंकाई मंत्री आनंद विजयपाला ने मंगलवार को कहा कि सरकार का उद्देश्य पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने इस फैसले को सरकार की नीति के अनुरूप बताया है। दोस्तों वहीं बता दें, तीसरे विश्व युद्ध के फ्लैश पॉइंट पर पुतिन ने तैनात किया प्रथम विश्व युद्ध का एयरशिप, नाटो को ला दिया खतरे में। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की संभावित स्थान पर प्रथम विश्व युद्ध के जमाने के एयर ब्लिम्प यानी एयरशिप तैनात किया है। ये ब्लिम्प जहां तैनात है वहां पर नाटो और रशिया की सीमा मिलती है। माना यह जा रहा है कि इसी जगह से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इन ब्लिम्प पर रूस समर्थक प्रचार लिखे हुए हैं, जिन्हें पश्चिम को डराने का प्रयास माना जा रहा है। पश्चिम का दावा है कि इन एयर ब्लिम्प में कैमरे लगे हुए हैं, जिनसे नाटो देशों की निगरानी की जा रही है। कुछ पश्चिमी विशेषज्ञों का दावा है कि रशिया इनका इस्तेमाल कमजोर नाटो देशों को डराने के लिए कर रहा है। वहीं बता दें, वन नेशन वन लीडर चाहते हैं। जी हां, एक देश एक चुनाव बिल पर भड़के ओवैसी, धर्मेंद्र यादव और तेजस्वी दोस्तों लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश करने के समर्थन में 269 वोट पड़े हैं। इसके विपक्ष में 198 वोट डाले गए। इसके साथ ही बिल को जेपीसी कमेटी के पास भेज दिया गया है। सदन में बिल को विपक्ष ने भारी ऐतराज जाहिर किया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल के नेताओं ने इस बिल को गैर संवैधानिक बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी का देश में तानाशाही लाने का प्रयास है। तो वहीं ओवैसी ने कहा कि संसद में पेश एक देश एक चुनाव बिल जमहूरियत के लिए खतरा क्यों है। ये बिल संविधान की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का काम करेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कल कहेंगे वन नेशन वन लीडर। ये लोग आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों विपक्षी काफी ज्यादा वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में दिखाई दिए हैं। बहरहाल दोस्तों, हम जनता की राय लेना चाहेंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कारण के साथ अपना जवाब दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता और हमारी प्रिय ऑडियंस। इसी बीच दोस्तों, ये थी भी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।